Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. So today is the last class for this chapter for sure. तो कुछ एक दो क्वेश्चंस रह गए, पहले फटाफट से उसको खत्म करते हैं, मतलब डिस्कस करने रह गए, और उसके बाद फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सीखना चाहते हो तो उसको भी बता देंगे। ठीक है, वैसे आउट ऑफ द कोर्स है बट आप एक्स्ट्रा में सीखना चाहते हो तो वो भी बता देंगे। ओके, सो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 कल होमवर्क था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको हमको ग्राफिकल मेथड से, इसको ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना था दोनों इक्वेशंस को। तो रिप्रेजेंट हो गया क्या? ओके, सबका हो गया या कोई भी ऐसा बच्चा जिससे नहीं हो पाया ग्राफिकली रिप्रेजेंट? ग्राफिकल क्यों? कहां गए थे? पापा लेने आ गए थे? कहां गए थे? गौशाला में? उधर चल रही थी मैथ्स की क्लास, तो ऐसा बताना गौशाला में क्या? चलो एनीवेज, तो पता ही नहीं था आपको। ओके, तो पता नहीं था तो फिर कैसे पता चलेगा? ग्रुप में ऐड हो आप, तो फिर कल की वीडियो नहीं आई? ऐसा होता ही नहीं है कभी कि कल की वीडियो नहीं, लेट सेट आती जरूर है। और अगर वीडियो नहीं आती है और हमको देखनी है, अगर वीडियो नहीं आती है बाय द वे लेट हो जाते हैं और आपको नहीं मिलती है, तो आप आगे होकर भी कह सकते हो कि सर आज की वीडियो नहीं आई, डालो जल्दी से, मुझे काम है। बोल सकते हो ना भाई। लेट से अगर मेरे से स्किप हो गई या मैं थोड़ी लेट डाली, जैसे आपको गौशाला में जाना होता है, मुझे भी हो सकता है कहीं इधर उधर शाला में जाना हो, कोई गौशाला या क्या, और उस चक्कर में मैं डालना भूल गया, तो आप एक मैसेज छोड़ सकते हो या फोन भी कर सकते हो कि सर वो वीडियो डालो जल्दी से। तो मैं अगर बाइक पे भी चल रहा हूँ ना, तो मैं बाइक रोकूंगा, साइड में खड़ी करूंगा, पहले वीडियो डालूंगा फिर जाऊंगा। ठीक है, और वो तो आग तो आपके अंदर होनी चाहिए वीडियो की। ठीक है ना? आप तो देखते कहाँ, आपको जरूरत ही क्या है देखने की? देखते हो? चलो x माइनस वाई इक्वल प्लस 1, तो किस किस से हो गया? आपने तो देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था। जो आए थे बच्चे, जो जल्दी नहीं गए थे, उनमें से किसी को कोई डाउट इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में? नो। ओके, सो ईशानी, आप मुझे बता दो फटाफट से कि इन दोनों इक्वेशंस में तीन तीन सॉल्यूशन आपने क्या निकाले, क्योंकि ऑब्वियसली सबके अलग अलग निकले होंगे, तो फटाफट पूछ लेते हैं। बताओ, सबसे पहले इक्वेशन बता दो मुझे, क्या ना पहली इक्वेशन क्या थी? टेल मी। x माइनस वाई प्लस वन को तो उधर भेज दिया होगा, तो -1 हो गया होगा, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी बोलना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। फाइन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन बोलना। आप लोग सब चेक करो, हो सकता है आपके भी मैच कर जाइए। बोलना पहला सॉल्यूशन। अरे डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ, मुझे विश्वास है आपने सही किया है। क्या 0, और अपन डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं कि सही किया है कि नहीं किया। कैसे? 0 और 1 पुटअप करो यहाँ पे, तो 0 -1 होता है, करेक्ट। दूसरा आप बताओ सेकंड सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। रेडी रखो सब, किससे पूछ सकता हूं मैं? किसी भी इक्वेशन का कोई सा भी सॉल्यूशन। हाँ, क्या y को 1 लिया तो x क्या आया? 3, सो सॉल्यूशन क्या हुआ? वैसे बताओ ना, 3,1 x, y इक्वल टू, सेकंड सॉल्यूशन इज 3,1। इसको चेक करते हैं तो गलत है, 3 -1 होता ही नहीं है। x की जगह मैं 3 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा, तो 3 -1 होगा। इसकी तो नहीं बता रहे हो कहीं? 9 + 2 ये भी गलत है, इधर भी नहीं आएगा। सो 3,1 तो गलत है, फिर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी गलत ही हुआ होगा। ऐसे कैसे सही हो गया? लेके आओ इधर, बाहर लेके आओ, लेके आओ। 3,1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना इसको। जीरो कोमा 1 आया है, तो 0,1 तो ईशानी नहीं बता दिया ना। सेम मत बताओ, दूसरा बताओ, 0,1 के अलावा बताओ। 0,1 तो ईशानी ने बता दिया। क्या 3,4? यस, 3,4 सही है। 3 - 4 -1 होता है ना, 3,4। हाँ, 5,6। ओके, थर्ड सॉल्यूशन इधर का 5,6। चलिए अब आते हैं इस इक्वेशन पे।
बोलो जीवी का पहला सॉल्यूशन इधर का क्या 0,6 करेक्ट है क्या? आप लोग भी चेक करो भाई करेक्ट है कि नहीं है। 0,6 करेक्ट है क्या? कैसे चेक करेंगे? पुटअप करके। तो 0 इंटू एक्स 0 इंटू 3 0 एंड 6 2 12 हो गया ना इक्वेट। ओके नेक्स्ट बताओ 2,3 2,3 चेक करो सब लोग सही है क्या? 2,3 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 6 एंड 6 12। ओके लास्ट कौन बताएगा? हाँ अहद बताओ लास्ट सॉल्यूशन क्या -12 ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा छोटा है क्या आपके पिटारे में? नहीं तो किसी और से लें 4,0 फिर हमारे पास क्या है आपने बना लिया होगा आपका गलत नहीं है बट हमारे पास ग्राफ यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड रहता है ना स्कोप हमारे पास क्या बोला क्या बताया 4,0 ओके ऐसा नहीं कह रहा हूँ बेटा आपका गलत है आपका भी सही है 4,0 ओके 4 3 जा 12 प्लस 0 इक्वल टू 12 फाइन। तो अब ग्राफ बनाते हैं फटाफट से क्योंकि जो आगे की चीज है ना जो एरिया कैसे निकालते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था वो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक ग्राफ नहीं होगा। तो ग्राफ बनाऊंगा जब तो पता चलेगा। सही है थोड़ी टेढ़ी है। ठीक है ओके चलो तो सॉल्यूशंस देखते हैं बेटा। पहला सॉल्यूशन इज 0,1 so 0,1 will be marked where 0,1 on y axis वेरी गुड किसने जवाब दिया वेरी गुड ये जवाब होने चाहिए प्रैक्टिकल आंसर्स ही होते हैं 0,1 कहां लाया करेगा y एक्सिस पे लाया करेगा कौन सी जगह पे लेट्स से ये 0 है और ये 1 0,1 नेक्स्ट सॉल्यूशन बताओ बोलो 3,4 कहां लाया करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट यस 3,4 तो ओरिजिन से 3 कदम इधर 1 2 3 और 4 कदम ऊपर 1 2 3 4 सो इधर लाया करेगा कहीं एंड द लास्ट सॉल्यूशन वाज 5,6 वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ और क्लियरली इससे तीनों पॉइंट से मार्क जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बन पा रही है बना दें आर पार जितनी बना सकते हैं अपना ना जितना एक्सटेंड कर सकते हैं हमारे साथ ठीक है डन थोड़ी चेंज करेगा छोड़ो कोई बात नहीं ठीक है नेक्स्ट सॉल्यूशंस बता दो फटाफट 0,6 कहां लाया करेगा ऑन y एक्सिस यस 6 कदम ऊपर ओरिजिन से एग्जैक्टली 6 कदम ऊपर 1 2 3 4 5 6 यहां नेक्स्ट सॉल्यूशन 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 2 1 2 3 एग्जैक्टली ऑन द लाइन ठीक है और यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन भी होगा इसका क्योंकि लाइन के ऊपर मिल गया तो एक ही मिल सकता है एक से ज्यादा तो वैसे भी नहीं मिल सकता तो एक मिल गया ना यही होगा ठीक है ओके लास्ट वन वाज 4,0 ये कहां लाया करेगा on x axis 4,0 will lie on x axis so 1 2 3 4 ठीक है
ठीक है, तो इस तरीके की लाइंस बन गई होंगी सबकी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब उसने क्या कहा था, क्वेश्चन वाज कि एक बार जब लाइंस बन जाएं तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यानी ये दोनों लाइंस तो है ही सही, साथ में एक्स एक्सिस का इनके साथ और ज्वाइन करके एक ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। तो ट्रायंगल आइडेंटिफाई हुआ सबसे, देखो कहां है वो ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है, देखो दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल, दिस वन, दिस साइड एंड दिस। ओके, यही ट्रायंगल आइडेंटिफाई हुआ, उसको शेड करना था, शेड कर दोगे। ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, हाइलाइटर कैन बी यूज्ड एज शेडर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया शेड। और शेड करने के बाद फिर उसने क्या कहा, इनके कोऑर्डिनेट्स जो वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं इनको वर्टिसेस कहते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी मार्क करो, तो वो भी करना है। ठीक है, अच्छा अगर ये वाई एक्सिस कहता तो भी एक ट्रायंगल आइडेंटिफाई हो रहा है, चेक करो, ये वाला हो रहा है ना, अगर कहता तो वाई एक्सिस से भी, मतलब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना वाई एक्सिस से भी आ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि हमारी बुक में एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस ही आएगा। चलिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर दूं मैं एबीसी से, एबीसी से, A, this one will be B and this one will be C. So एक वर्टेक्स तो वही होगा जो इनका यूनिक सॉल्यूशन था, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिलेगा, 1 2 1 2 3 2,3 और बाकी के 2 वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, ये फिक्स है क्योंकि एक्स एक्सिस से उन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये एक कदम पीछे मिल रहा है, -1, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाया करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। इधर आओ, इधर 1 2 3 1 2 3 4 4, तो ये मिल गया आपको कोऑर्डिनेट्स। यहां तक का काम सबका क्लियर, इतना काम आपने घर पे भी कर लिया होगा। नाउ अब इसका एरिया कैसे निकालें, दिस इज द मेन थिंग। सो देखो बेटा, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है जो बेस से परपेंडिकुलर हो। हाइट का मतलब क्या होता है, जो बेस से, यही हाइट की डेफिनेशन होती है, इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, है ना, मीडियन नहीं कहते हैं। मीडियन क्या होता है, जो देखो सपोज करो ये ट्राइंगल है, अब मीडियन क्या होगा, जो सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बट ये परपेंडिकुलर होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो मीडियन परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इसका इसकी हाइट तो ये होगी, इसकी हाइट ये होगी और मीडियन ये होगा, तो मीडियन एंड हाइट कैन बी द सेम लाइन सेगमेंट्स एंड डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स आल्सो। परपेंडिकुलर क्या होगी, हाइट होगी, 90 डिग्री पे छुएगी सामने, और मीडियन क्या होगा, मिड पॉइंट पे छुएगा। समझ गए, क्लियर, क्या कर रहा है, क्यों लिख रहा है, अपने आप लिखना है, ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। तो अब अगर मैं उस ट्राइंगल के अंदर बेस और हाइट आइडेंटिफाई कर लूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकल जाएगा। चलो आइडेंटिफाई करते हैं, और देखो कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आइडेंटिफाई जल्दी से कर सकते हैं, पता है क्यों, क्योंकि हर एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, जैसे ये वाला बॉक्स इससे परपेंडिकुलर है, जैसे ये एक्स एक्सिस इससे परपेंडिकुलर, बहुत सारे परपेंडिकुलर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, अगर नहीं मिलते तो प्रॉब्लम होती। कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर ये ट्राइंगल ऐसे होता, कैसे, ये ट्राइंगल मान लो ऐसे होता, कुछ इस तरीके से होता, तो इसका एरिया निकालने में दिक्कत आती, फिर इसका एरिया कैसे निकलेगा हम 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक बेस जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाया करे, जैसे इसका बेस कहां लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हम विदाउट यूजिंग चैप्टर 7 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बेस और हाइट आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। बताओ आइडेंटिफाई हुई किसी से, देखो बेस तो बी से लेकर सी तक है, बोलो है क्या, बेस तो बी से लेकर सी तक है, दिस विल बी द बेस, बी से लेकर सी दिख रहा है। अब हाइट, हाइट क्या होती है, जो ऐसे परपेंडिकुलर होती है और सामने वाले वर्टेक्स से निकलती है, सामने वाला वर्टेक्स ए है
तो ए से ध्यान से देखिए ये हाइट आ रही है, सो हाइट एंड बेस, अल्टीट्यूड एंड बेस दोनों आइडेंटिफाई हो गए ना। अगर बेस एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे है तो उस ट्राइंगल का बेस और हाइट आइडेंटिफाई आसानी से हो जाएंगे, उसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे बेस नहीं है ट्राइंगल का, तो क्या करना है वो चैप्टर नंबर 7 में आएगा, उसका एक फॉर्मूला मिलेगा अपने ट्राइंगल का एरिया निकालने का। फाइन, क्लियर, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कैसे करूं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी will be equal to half into base into height. So half into base क्या है, base BC and let's say ये जो हाइट आपने बनाई है A से, वो जहां पे टकरा रही है उसको D मार्क कर देते हैं ना। So base into height क्या मार्क कर लिया आपने, AD। अब इनकी लंबाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ BC की लंबाई नहीं निकाल सकते क्या आप यहां से देख के? नहीं निकाल सकते, कैसे? देखो भाई B और C दोनों के y कोऑर्डिनेट्स तो 0 हैं, x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 4। सो कोई चीज -1 से शुरू होकर 4 पे खत्म हो रही तो कितनी लंबी हुई, 5। 4 तो इधर हुई, ओरिजिन से 4 कदम इधर, ओरिजिन से 4 कदम इधर और ओरिजिन से 1 कदम पीछे, तो 5 कदम हो गए टोटल। कोई भी चीज -1 से शुरू होकर 4 पे खत्म होगी तो 5 कदम की लंबाई है उसकी। सो 5 यूनिट्स तो हो गई मेरी बेस। अब हाइट देखो, हाइट देखो कितना ऊंचा है, एक। आप कोऑर्डिनेट देखो 2,3, आप कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है 2,3। ये जो 3 होता है ये हाइट ही तो होती है। वाई कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, हाइट ही तो शो करता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, एक्स एक्सिस से आप कितने ऊंचे हो यही तो शो करता है। सो वाई कोऑर्डिनेट अगर इसका 3 है तो 3 कदम ऊपर हूं मैं, 1 2 3, सो 3 यूनिट्स विल बी माय हाइट। सो 15/2 दैट मींस 7.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए क्योंकि जैसे सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर होता। अभी हमको नहीं पता ना क्या यूनिट है, तो जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। अब मान लो सेंटीमीटर लगाऊं तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर लगाऊं तो स्क्वायर मीटर। मेरे को यूनिट नहीं है गिवन क्वेश्चन में, तो मैं स्क्वायर यूनिट्स लिख सकता हूं, कोई भी यूनिट मान लेना। समझ गए, क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, इंक्लूडिंग हाउ टू फाइंड द एरिया। हाउ टू फाइंड द एरिया भी शामिल करो उसमें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड लेट्स से अगर ये वाला एरिया काउंट होता, अगर ये वाला ट्राइंगल होता, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? अगर ये y एक्सिस के साथ मिला लेता, मतलब ये दो लाइंस एंड y एक्सिस का इंटरसेक्शन लेती, तो ये वाला ट्राइंगल होता। अब इसका बेस कहां से कहां तक होता है, यहां से लेकर और यहां तक, बोलो, यहां से लेकर यहां तक होता कितने कदम, 1 2 3 4 5, तो सेम आता बेस तो, ठीक है। अच्छा हाइट देखो, 1 2 2 कदम ही है हाइट, सो यहाँ 3 की जगह 2 हो जाता बस, तो थोड़ा सा कम आता है एरिया, 5 स्क्वायर यूनिट्स। और दिख भी रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है एरिया वाइज। फिर y एक्सिस से कितना दूर है, तो फिर अपन x कोऑर्डिनेट को देखते हैं। अभी अपन y कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं क्योंकि अपन ये देख रहे हैं x एक्सिस से कितना ऊंचा है, और जब y एक्सिस को बेस ले लिया तो y एक्सिस से कितना दूर है ये देखने के लिए अपन x कोऑर्डिनेट को देखते हैं। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। डन, कर दूं डिलीट, ओके। हाँ हाँ, 1 2 3 4 5, कौन सा हाफ बॉक्स, इसको ये ऐसे लाइन जा रही है। अच्छा ये कह रहे हो आप एग्जैक्टली हाफ है ये, तो फिर अगर डब्बे गिनने हैं तो डब्बे से गिन देख, एक ये डब्बा पूरा दिख रहा है, दो डब्बे तो पूरे दिख रहे हैं, ये अधूरा दिख रहा है, ये भी अधूरा दिख रहा है, आधे आधे 3, और फिर इसको ले ले और हल्का सा ये भी दिख रहा है चौखाना, और उसको ले ले, ऐसे मिलाकर 5 हो जाएंगे, गिन लेना, ठीक है। ओके, मुझे ऐसे गिन रहा है भाई, एक डब्बा यानी 1 स्क्वायर यूनिट, एक डब्बा यानी 1 स्क्वायर यूनिट। हाँ तो ठीक है, लॉजिक तो ठीक है, लेकिन फिर उस लेवल पे आपको इसको मेजर करना आना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई डब्बा तो इतना सा ही बच रहा है, किसी डब्बे में तो इतना ही एरिया आ रहा है बस इतना, तो उसको कैसे मेजर करेगा, उसको कैसे मेजर करेगा, है? ओके ठीक है, चलें आगे। ओके
अब चलते हैं हम, हाँ एक वो क्वेश्चन कौन सा था जो छूटा हुआ था, जल्दी बताओ। 3.3 का क्वेश्चन नंबर, मतलब एलिमिनेशन मेथड में था क्या, सब्स्टिट्यूशन में था? सब्स्टिट्यूशन में था। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया आपने? फर्स्ट का थर्ड देख लो बेटा, दिस वन, ओके ये वाला, ठीक है चलो नोट करो फटाफट दिस क्वेश्चन, इसको नोट करो। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, जल्दी से नोट करो। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या रहा है, 3 एंड सेकेंड इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 एंड 2 है, जिनको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन चाहिए। हाँ इक्वेशन 1 एंड 2। अब सुनो ध्यान से, जब हम इस एक्सरसाइज में पहले थे तब अपने को पता नहीं था कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, तो इसीलिए इसको पेंडिंग छोड़ दिया। अब तो पता है, तो अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी, चाहे से वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछे ना पूछे, मन में आप खुद तो निकाल लो और उस अप्रोच से फिर आगे चलो। जब आपको पता होगा कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो आपको उसको आगे फर्दर प्रोसीड करने में मजा आएगा कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन निकलने वाला। जब आपको पहले से पता होगा कि सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो आपकी अप्रोच तो एक माइंड में रहेगी कि मैं सॉल्व तो कर रहा हूं लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं। तो जब नहीं पता था तब बात अलग है, अभी तो पता है ना नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हाँ ओ भाई इधर कौन सी अलग ही क्लास चल रही है तेरी? हाँ उसको छोड़ दे, अब छोड़ दे, जो छूट जाएगा वो आपको घर पे करना है, ठीक है? क्लियर है सबको? क्लास में जो चल रहा है उसी पे ध्यान देना है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आके पूछ सकते हो। हाँ जी देखो इधर, सो 3 डिवाइडेड बाई 9 क्या होता है? 3 डिवाइडेड बाई 9 एंड -1 डिवाइडेड बाई -3 1 बाई। सो ये दोनों मैच हो गए, तो उन दोनों को भी एक चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो अगलों को चेक नहीं करते। सो 3 डिवाइडेड बाई 9 ये भी 1/3, या दोनों को उधर ले जाएं तो -3 डिवाइडेड बाई -9 वो भी 1, तो तीनों मैच हो गए। सो हमको पता है इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ओके अब बताओ उसको आप एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ाना चाहते हो या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन, ओके फाइन। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 उठाते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। बोलो x की वैल्यू लिखोगे कि y की वैल्यू? y की लिखो, ज्यादा आसान है क्योंकि -y लिखा हुआ है, मतलब y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है ना, x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 को उधर भेजोगे फ्रैक्शन बनेगा, यहां से फ्रैक्शन नहीं बनेगा। है तो 1 ना, नीचे कुछ नहीं आएगा ना भाई। अगर तू 3x, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, तो x के आगे 3 लगा हुआ है तो 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा, सो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन तो बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो y के आगे 1 या -1 है, तो 1 या -1 है तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। सो ज्यादा बेटर है, बेटर क्या है कि हम y की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 3। बोलो यस और नो? कैसे? किसने कहा बिना देखे यस सर? कैसे आएगी y की वैल्यू 3x माइनस 3? क्या नहीं चाहिए? एक मिनट, माइनस, हाँ आराम से टेक योर टाइम। -3x, फिर वो 3 को माइनस क्यों कर रहे हो? 3 तो पॉजिटिव है ना, 3 नेगेटिव कैसे हुआ ये तो बताओ। बताओ, पूरी क्लास से भाई की वैल्यू नहीं निकल पा रही, और वो तो मैंने पूछ लिया, नहीं तो मैं कहता ना कि हाँ सही है क्या, यस और सही है। देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से बच्चों, जरूरी नहीं होता कि इनको ही उधर भेजो, आपको वाई को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब होता है अकेला छोड़ना है। अब अकेले छोड़ने में आप एलएचएस में अकेला छोड़ो ऐसा जरूरी नहीं है, आप आरएचएस में भी इसको अकेला छोड़ सकते हैं।
सो मैंने क्या किया, माइनस वाई को उधर भेज दिया, प्लस वाई, और 3 को इधर बुला लिया, -3। सो उधर उधर क्या बचा, वाई। देखो माइनस वाई को उधर भेजा तो क्या बचा, उधर जाके वो क्या हो गया, वाई। 3x इधर है, ऑलरेडी है वो, तो 3 को इधर बुलाया तो क्या आया ये। सो ये y की वैल्यू 3x - 3 नहीं आई क्या। y को LHS में लिखो, ये लो, आई नहीं है, फिर वो माइनस वाई है, फिर वो माइनस वाई है। अगर आप LHS में रखोगे तो वो वाई नहीं है, वो क्या है, तो माइनस वाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 3x को उधर भेजो, 3 - 3x। अब यहां से जैसे ही, क्योंकि आपको तो वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो जैसे आप यहां से माइनस हटाओगे तो -1 से डिवाइड होगा वहां पे। सो ये पूरी चीज -1 से डिवाइड हो गई, 3 डिवाइडेड बाय -1 और -3x बाय -1, सो 3 - 3x को अगेन 3x - 3 लिख सकते हैं। अब ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, देखो y को आइसोलेट करना है, आइसोलेट करने का मतलब है किसी भी एक साइड अकेला छोड़ना है, चाहे से RHS में चाहे से LHS में। तो यहाँ पे -y को उधर भेज दो ना, हो गया ना वो आइसोलेट, और 3 को उधर बुला लो, तो y की वैल्यू क्या आई। RHS से LHS में भी तो वैल्यू देख सकते हो, जरूरी थोड़ा है कि LHS से RHS में वैल्यू देखें, बोलो। अगर मैंने लिखा है x = 3 तो x की वैल्यू क्या है, 3। और अगर मैंने लिखा है 3 = x तो x की वैल्यू 3 नहीं है क्या, अभी भी तो x की वैल्यू 3 है, इधर से इधर भी तो देख सकते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या। ओके, सो कुल मिला के y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3x - 3। ये किस में पुटअप होगी बेटा, इक्वेशन सेकंड पुटअप कर रहा हूं मैं, चलो इतना नोट कर लो चाहो तो। आएगा ही ना, यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं इसमें। हो गया यहां तक, ओके। नेक्स्ट देखो, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करने जा रहा हूं मैं। इक्वेशन 2 क्या है बोलो, इक्वेशन 2 क्या है, 9x 3y = 9। ओके, अब आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वाली 3x - 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, y की जगह कर रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूट, 9x - 3, y की वैल्यू क्या लिखनी है, = 9, यही करना है आपको। चलो सो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 9x - 3 × 3x क्या होता है, और -3 × -3 क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, बोलो यहाँ तक कोई डाउट, हाँ यहाँ तक कोई डाउट, नो। अच्छा 9x - 9x वैसे तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन एक बार के लिए मैं इसको 0x लिख सकता हूँ, कोई भी x नहीं है, ठीक है। और 9 - 9 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 0x = 0, जो आप कह रहे हो 0 = 0 बात वही है, लेकिन 0x = 0 भी कह सकते हैं। अब सुनो इधर देखो, x की वैल्यू में 1 रखूं तो 0 × 1 0, x की वैल्यू में 2 रखूं तो 0 × 2 0, x की वैल्यू में 3 रखूं तो 0 × 3 0। सो x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, मैं भी तो ये कह रहा हूं कि x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। इस इक्वेशन में x की वैल्यू एक नहीं है, इनफाइनाइट है, क्योंकि आप लगाते जाओ और 0 × जो भी लगाया वो 0 होता जाएगा। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्या, क्या कर दिया, 0 × 0 = 0 कर दिया, तो भी देखो सेम थिंग इक्वल टू सेम थिंग पे आगे आप खत्म हो जाओ, इसके आगे आपको पता नहीं चले आगे क्या करें, तो उसके आगे का कंक्लूजन है कि इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चाहे से आप 0x = 0 पे खत्म करो या फिर 0 = 0 पे खत्म करो, इसके आगे का कंक्लूजन क्या निकलेगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब कोई मुझे बता सकता है कि नो सॉल्यूशन जब होगा, नो सॉल्यूशन जब होगा तो आपकी गाड़ी, जैसे यहाँ पे तो गाड़ी कहाँ के अटक गई, 0 = 0 पे, तो नो सॉल्यूशन पे भी आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटकेगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो उसमें भी नहीं निकलेगा। कहाँ आके अटकेगी पता है, अभी कम से कम आपकी गाड़ी 0 = 0 पे अटकी है, यानी कि LHS RHS एग्जैक्ट एक्चुअली बराबर तो है, फिर आपकी गाड़ी पता है कैसे आके अटकेगी, 0 = 3
बराबर ही नहीं निकलेगा, LHS RHS बराबर ही नहीं निकलेगा। ऐसी पोजीशन पे आपकी गाड़ी आगे अटक जाए तो समझ लेना कि नो सॉल्यूशन, और एटलीस्ट बराबर पे आगे अटके तो कह देना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ गए? क्लियर है? अब 0 इक्वल टू 3 पे सपोज करो 0 इक्वल टू 3 पे आप अटक गए, यानी कि आप x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 बराबर 3 आ रहा है जो होता ही नहीं है। समझ गए? और यहाँ पे आप x की बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि 0 बराबर 0 तो होता है। समझ गए? क्लियर है? सो यहाँ पे आके मैं फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा, चाहे से आपने 0x इक्वल टू 0 पे स्टॉप किया या 0 इक्वल टू 0 पे स्टॉप किया, दोनों सेम चीज है, बस आपको इसके आगे का कंक्लूजन लिख देना है। Hence, the given pair of linear equations has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. क्लियर है क्या बच्चों? और नो सॉल्यूशन होगा तो कहां पे आके आपकी गाड़ी अटकेगी बताओ? मतलब 0 नहीं कह रहा हूं, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट LHS RHS इक्वल नहीं आएंगे। ये सब इक्वल आ रहे हैं ना, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS पे आके गाड़ी आके अटक जाए, जैसे 3 इक्वल टू 5 पे आके अटक गई, ठीक है, 10 इक्वल टू 11 पे आके अटक गई, तो समझ जाना कि तो LHS RHS इक्वल ही नहीं आ रहे, तो यानी कि x और y का कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं। फिर आप वहीं पे स्टॉप कर देना उसको, जैसे मान लो 10 इक्वल टू 11 पे आके गाड़ी अटक गई, वहीं पे स्टॉप कर देना, लिख देना hence the given pair of linear equations has no solution। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर गाड़ी अटकेगी नहीं, चलती जाएगी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है क्या? क्लियर है? चलें आगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, अगर सीखना है तो, नहीं तो बताओ फिर क्या करना है? सीखना है, डाउट पूछना है तो डाउट पूछो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखना है। क्या? चलो डाउट्स बताओ, डाउट्स बताइए भाई। हाँ सही है, एक बार आपके चैप्टर से रिलेटेड चीजों को खत्म करो, फिर आउट ऑफ द कोर्स तो कभी पूछ सकते हो। हाँ अब देखो कोई डाउट बता नहीं रहा, पेज नंबर तो आपके मेरे मिसमैच होंगे, या तो पुरानी बुक है, क्या पुरानी है? ओके पुरानी बुक है, अब बोल दिया ना, बोलते हो ना बेटा, जिस जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। हाँ बताओ बेटा, पेज नंबर बोलो। 44 मैच कर लेना ना, यही है, यही है 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे सब लोग। अब ये वाली एक्सरसाइज आपकी कट गई थी, ठीक है, तो इसमें क्या था, ये एक्सरसाइज में एक्चुअली ये था कि हमको बस ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आपको रिप्रेजेंट करना था, अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना था और ग्राफिकली। अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है इक्वेशंस बना के छोड़ दो, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि उनको ग्राफ में प्लॉट करो। अब एक्सरसाइज तो कट गई, पर ये क्वेश्चन थोड़ा ना कट सकते हैं कभी भी कोर्स से, ये एक क्या है, एज प्रॉब्लम है जो आ सकती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप पुरानी बुक से ही पढ़ें और मार्क करते चलें, ये आउट ऑफ द कोर्स है और ये आ रहा है, कम से कम ऐसे क्वेश्चन से हूबहू तो रहोगे, और नई बुक से पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन कभी दिखाई नहीं देंगे आपको। समझ गए क्या क्या कहने चाह रहे हैं? जैसे वो पढ़ रही है तो उसको पता चल गया यार ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो तो रीड आउट करें। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जो अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है ये ध्यान से सुनना। आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है, क्या कहता है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज, क्या कह रहा है? क्या खाए मत? अच्छा पेन तेरा है क्या? हाँ वो तो उसका होगा तभी तो कह रहा है भाई, मैं उसका पेन मत खा। सही बात है, अगर किसी से बोरो किए कोई चीज तो उसको सही सलामत वापस दो। हाँ, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 साल पहले, आई वॉज, मैं था, मैं मतलब कौन? आफ्ताब was 7 times as old as you were then, आप उस टाइम जितने भी साल के थे, अपनी बेटी को बता रहा है बात, आप उस टाइम जितने भी साल के थे मैं आपसे दुगना था, आपकी एज का दुगना था, पर ऐसा कब था? मैं 7 साल पहले था।
और 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। आप जितने साल के हो जाओगे उस समय कितने गुना हो जाऊंगा भाई? 7 साल पहले 7 गुना था, 3 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा। तो अच्छा लॉजिक है वैसे, है ना? ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं हो गया, ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो उनकी एज में हो रहा है, इत्तेफाक से हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल बाद 2 गुना, 4 साल बाद 4 गुना, 5 साल बाद 5, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, सो इजंट दिस इंटरेस्टिंग? पहले तो आपसे पूछा इंटरेस्टिंग है या नहीं है? इंटरेस्टिंग तो है, इंटरेस्टिंग तो है। अगर सपोज करो कोई पिता अपनी बेटी को कहे 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तेरे से 3 गुना हो जाऊंगा, तो एक बार तो इंटरेस्टिंग लगेगी ना सुनने में बात। ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। चलो देखो भाई, तो एज प्रॉब्लम में हम प्रेजेंट एजेस को क्या मान लेते हैं? तो लेट्स से ये है आफ्ताब और ये उसकी डॉटर, दिख रहे हैं दोनों? ठीक है, कैसे लग रहे हैं? अच्छे। सो ये है उनकी प्रेजेंट एजेस, ये तो है उनकी प्रेजेंट एजेस, और फिर 2 सिनेरियो दे रखे हैं, एक तो 7 साल पहले का सिनेरियो और एक 3 साल बाद का सिनेरियो। सो ये 7 years बैक, 7 years बैक, और ये 3 years आफ्टर या लेटर। डन। सो प्रेजेंट एजेस को क्या ले लूंगा मैं? x years एंड y। तो 7 साल पहले की एज क्या हो जाएगी? x minus 7 y minus 7। 3 साल बाद की एज क्या हो जाएगी? एंड y plus 3। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनो, तो 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी का 7 गुना था, ये रहा आफ्ताब दिख रहा है, ये रही उसकी बेटी दिख रही है, 7 साल पहले ये इसका 7 गुना था, बन गई इक्वेशन। 3 साल बाद वो अपनी बेटी का 3 गुना हो जाएगा, ये रहा 3 साल बाद वाला होता, थोड़ी गाड़ी मुझसे आ गई, और वो रही उसकी बेटी 3 साल बाद वाली, है ना, 10th क्लास में आ गई। ठीक है, सो ये आपका उसकी बेटी का 3 गुना है, 3 गुना कर दो, बन गई इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती, उसके बाद का काम तो आपको बस ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। 7y माइनस 49 और इधर x माइनस 7। ठीक है, सो -7 को उधर भेज दो, 7y को उधर बुला लो। सो x माइनस 7y और -7 उधर जाएगा तो -49 प्लस 7 -42। सो ये हो गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन विल बी, ये 3 से गुना कराओ, 3y प्लस 3 और x प्लस 3, ओ सॉरी 9। सो 3 को उधर भेजो, 3y को उधर बुलाओ, सो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 क्या होता है? 6। क्लियर? आगे का हो जाएगा अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने कह दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ बोल। एनसीईआरटी के बाहर है तो फिर ऐसे बता देना। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। k की कौन सी वैल्यू के लिए ये दी हुई इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे? दी हुई इक्वेशंस हैं, सब लोग देखेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9, चलो उधर लिखते हैं एक बार। हाँ, तो दी हुई इक्वेशंस हैं बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y माइनस 9, सॉरी 2x plus 3y minus 9 equal to 0. And the second equation is 4x plus, क्वेश्चन नंबर 3 बताया क्या तूने? अच्छा, मैंने 4th रीड कर लिया, सॉरी 4th वाला दे, तो 3rd वाला दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इज कि kx minus 4y equal to 3, kx minus 4y equal to 3, एक इक्वेशन ये है, और दूसरा है 6x माइनस 12y इक्वल टू 9। सो ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ये हमको गिवन है, तो k की वैल्यू चाहिए। समझ गए क्वेश्चन? k की ऐसी वैल्यू फिट करो यहाँ पे कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाए। बोलो, नहीं आया समझ? भाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ नहीं रहा, बता रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की सिमेट्री लगा दो। 2 लगाऊं?
वेरी इजी, देखो आयत ने आंसर ही बता दिया। देखो अगर मैं k की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो 2/6 1/3 -4/-12 1/3 और 3/9 भी 1/3 इक्वल होगा इनफाइनाइट। अब हाँ t, इसी क्वेश्चन में t लग रहा है ना। हाँ और लग, अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीका तो देख लो। कैसे करेंगे हम, k/6 इक्वल टू -4/-12 इक्वल टू 3/9। अब ये दोनों तो इक्वल आ ही रहे हैं 1/3, पहले वो मैच कर लेना, ये भी 1/3 है तो k/6 की वैल्यू 1/3। सो यहां से k की वैल्यू निकालूंगा तो 6 उधर चला जाएगा, 6/3 यानी कि, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x + 4y इक्वल टू 27। x + 4y इक्वल टू 27xy, 27xy। और अगली इक्वेशन है x + 2y इक्वल टू 21xy। अब एक्सरसाइज नंबर 3.6 जो आपके ओमिटेड सेक्शंस हैं उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो हम डाउट तो ले आते हैं पर होमवर्क पूरा नहीं करके आते हैं, आउट ऑफ द कोर्स वाले डाउट ले आते हैं गलती से, है ना। तो धोखा होएगा ही होगा ना, क्या करें, आउट ऑफ कोर्स है तो ऑब्वियसली नहीं देंगे। ओके अब देख लो अगर आ गया तो सामने बात, देखो क्या करेंगे, आगे हो रहे हैं। ये वाला तो हमारे बुक का ही है एक तो, चलो देख लो इसको भी, वो भी देख लेंगे। देखो एक्स वाई को इधर बुलाओ, एक्स वाई को इधर बुलाओ तो क्या हो जाएगा, x + 4y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 27। चलो तो x को xy से डिवाइड कराएंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/y प्लस 4y को xy से डिवाइड कराएंगे तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा 4/x इक्वल टू 27। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में भी xy को उधर बुलाओ, सो x + 2y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू उधर क्या बच गया 21 बच गया। अब x को xy से डिवाइड कराएंगे तो x से x कट के क्या बचेगा 1/y प्लस 2y को xy से डिवाइड कराएंगे y से y कट के क्या बचेगा 2/x इक्वल टू 21। डन। अब सुनो, ये वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई जिसमें वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं मिली, इनको बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी नहीं है, लेकिन इनको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया जा सकता है। कैसे, आप 1/y को और 1/x को कोई तीसरा और चौथा वेरिएबल मान ले। 1/y को लेट से मैंने a मान लिया, तो 1/y यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होगा, और 4/x है तो 4/x को आप 4 × 1/x लिख सकते हो, सो 1/x को आप b मान लो। सिमिलरली 2/x है तो 2/x को आप 2 × 1/x लिख सकते हो, सो 1/x को वहां पे b माना है तो 1/x को यहाँ पे भी b मानना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, a + 4b इक्वल टू 27। नीचे वाली इक्वेशन क्या बन गई, 1/y की जगह a प्लस 2b, 1/x तो b है, 2b तो लगा हुआ है, 2b इक्वल टू 21। सो अब तो सॉल्व हो सकती है ये वेरिएबल, अब तो डिनोमिनेटर में नहीं है। अब पहले a और b की वैल्यू निकालो इन दोनों को सॉल्व करके, और फिर जो a की वैल्यू आए उसको 1/y के इक्वेट कर दो, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, और जो b की वैल्यू आए उसको 1/x से इक्वेट कर दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है इसमें सॉल्व करने का, ठीक है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, a और b की वैल्यू चाहिए। देखो पिछला एक क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या था, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिसिंग था k। इस क्वेश्चन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिसिंग है, a और b, दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। इक्वेशन इज, मेरे को ऐसा लग रहा है ये बुक का इक्वेशन है और हमने किया है, 2x - 3y इक्वल टू 7। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन a + b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a + b - 3 मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू 4a + b। ठीक है, अब इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, तीनों रेशियो बराबर होते हैं। तो पहला रेशियो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय a + b, बोलो
ये हो गया पहला रेशियो। x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b, सो 2 डिवाइडेड बाय a प्लस, कोई बाकी रखिए क्या देखो a प्लस b। ठीक है, इधर देखो -3 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय, इधर बोलो क्या है इसका कोएफिशिएंट, बोलो -a प्लस b, y के अलावा जो भी बचा है, y के अलावा क्या बचा हुआ है, ये चीज बची हुई है, ये पूरी की पूरी -a प्लस b -3 इक्वल टू, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो देखो 7 डिवाइडेड बाय 4a प्लस b। अब ये जो सिमेट्री हमारे सामने दिख रही है, यहां से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ये आपका टास्क है, समझ गए? a और b की वैल्यू निकाल, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, पहले इसको इससे इक्वेट कर दो, देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसको इससे इक्वेट कर दो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसको इससे इक्वेट कर दो, और तीसरा ऑप्शन इसको इससे इक्वेट कर दो। 3 ऑप्शन में से कोई भी 2 ऑप्शन चूज कर लो और 2 इक्वेशन बना लो, और 2 इक्वेशन बन जाएगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल वापस बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। लेट्स से पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, अच्छा यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों माइनस है तो इनको तो प्लस कर देना बिना देखे, मतलब बिना कुछ सोचे समझे प्लस कर देना, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस। चलो तो इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, देखो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करो 3 को a प्लस b से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 3a प्लस 3b, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, करो 2a, बोलो आगे 2b और 2 इंटू -3 यानी कि, सो इसको सॉल्व करेंगे, सो 2a को इधर बुला लूं, सो 3a माइनस 2a क्या बचा, सिंगल a, और 2b इधर बुलाऊं तो 3b में से 2b गया तो सिंगल b, और RHS में -6 बन गई एक इक्वेशन। चलो इन दोनों को इक्वेट करने से एक इक्वेशन बनी। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो इन दोनों को या इन दोनों को, कोई सा भी एक ऑप्शन हम चूज कर, जो छोटा दिखाई दे बोलो, तो ये छोटा दिखाई दे रहा है, इसको इससे इक्वेट करना, सो इसको इससे इक्वेट करूंगा तो 2 को इससे मल्टीप्लाई और a प्लस b को 7 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, सो 2 को 4a प्लस b से मल्टीप्लाई कराओ, 2 इंटू 4a 2 इंटू b और 7 से कराओ उसको, तो 7 इंटू a 7a एंड 7 इंटू b 7b, फाइन, ठीक है। 7a को इधर बुलाओ जरा, सो 8a में से 7a गया तो सिंगल a बचा, और 7b को इधर बुलाओ जरा, तो 2b में से 7b गया तो कितने b बचे, माइनस के 5d, और RHS में कुछ नहीं बचा 0। सो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, इनको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, जो भी मेथड से आप सॉल्व करो, सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। सो नेचर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, बट नेचर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर वापस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई, a और b वेरिएबल में बन गई, ओरिजिनल इक्वेशंस x एंड y वेरिएबल में गिवन थी ये, लेकिन जैसे हम सॉल्व करने लगे तो अगेन दो नई इक्वेशंस बन गई a और b। हाँ नहीं, पुट नहीं करना, बस आपको a और b निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आप चाहो तो खुद पुट अप करके देख सकते हो कि a और b की जो आपकी वैल्यूज आई है वो पुट अप करने से इनको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आप खुद से क्रॉस वेरीफाई करके देखना चाहो तो कर सकते, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो। 3.1 का थर्ड क्वेश्चन, ओके, मतलब नई बुक में, पुरानी में ये वाला द कॉस्ट ऑफ 2 kg वाला। चलो देखो, 2 किलो एप्पल्स और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत मिला के 160। भाई मम्मी बाजार गई, 2 किलो तो एप्पल लेके आई, 1 किलो अंगूर लेके आई, टोटल कितना पैसा दे के आई मम्मी, 160, ठीक है। तो आपने कहा मम्मी आप तो ठगवा के आ गए, अगले दिन आप गए खुद, तो आप मजे मजे में 4 किलो एप्पल ले आए और 2 किलो ग्रेप्स ले आए, आप 300 रुपए दे आए, ठीक है ना। आप ज्यादा शाणे बन के गए थे कि हाँ देखो मैं कम में लाऊंगा, तो मम्मी तो 160 में लाई थी, आप 300 खर्च करे। ओके, सो कुछ भी नहीं है, 1 किलो एप्पल की कीमत मान लो x और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत मान लो y। सो कितने किलो एप्पल है, 2, सो 2x, और
ग्रेप्स तो 1 ही किलो है तो y, और टोटल पैसे कितने हैं? एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कितने? 4 किलो एप्पल, 1 किलो एप्पल की कीमत आपने x मानी थी, सो 4x। देन 1 किलो ग्रेप्स की कीमत आपने y मानी थी, 2y इक्वल टू व्हाट? 300। नो सॉल्यूशन आंसर आएगा, साफ साफ दिख रहा है। क्यों? देखो 2/4 1/2 1/2 ये दोनों मैच हो गए, लेकिन तीसरा मैच कहां हो रहा है? 160 डिवाइडेड बाय 300 1/2 थोड़ा होता है, 150 डिवाइडेड बाय 300 1/2। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपका LHS RHS नॉट इक्वल आएंगे, ठीक है। और वैसे इसका पैरेलल लाइंस बनेगी, आपको इसको केवल रिप्रेजेंट करना था अलजेब्रिकली एंड, तो ये अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ग्राफिकली आप करोगे तो इसकी पैरेलल लाइंस बने, क्योंकि नो सॉल्यूशन ये है। अच्छा, इसमें वो कैसे लोगे, मतलब स्केल कैसे लोगे? क्योंकि 160 और 300 है, सो आपको 10-10 का स्केल लेना पड़ेगा मिनिमम, या ज्यादा भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि 10 का भी लोगे तो 16 आ रहे हैं, तो फिर 20-20 का लेना पड़ेगा। 20 के स्केल से चल जाएगा काम, है ना? 20-20 के 50 का भी से भी चल जाएगा ना। तो स्केल जब आप इसको लो तो 20-20 का लेना, कोई सी भी नहीं जो इनसे बने, इसकी एक यूनिक पैरेलल लाइन बनती है, वही बनानी जो इसी की बनती है, सॉल्यूशन निकाल के पुट अप करके और ज्वाइन करके, ठीक है। वो जिस दिन आप एब्सेंट थे उस दिन करवाई थी हमने पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन, कल परसों ही तो करवाया था, कल नहीं परसों कराया था पैरेलल लाइंस, तो उसका वीडियो देख सकते हो चाहो तो, है ना, ग्रुप में रखा हुआ है। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। कल इसी समय इसी जगह टेस्ट देने के लिए आ जाना, जो बच्चे आ जाए उनमें से कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए कल।